Good morning, girls. Now we will come to the factor abundance in physical terms as explained by this theory. हेक्स्चर-रोलिन के सिद्धांत की भौतिक रूप में साधन प्रचुरता के आधार पर भी व्याख्या की जा सकती है। आइए अब इसको हम देखें किस तरह से भौतिक रूप में हम साधन प्रचुरता को देखते हैं या इसका इम्पैक्ट क्या होता है। कोई भी देश को हम पूंजी प्रधान कह सकते हैं तभी जब उसकी पूंजी और श्रम की मात्राओं के अनुपात दूसरे देश से अधिक हो। We can call a country capital abundant only when its ratio of quantity of capital to labor is greater to the ratio of quantity of capital to labor in another country. इससे कोई मतलब नहीं होता है कि दूसरे देश में या दोनों देशों के बीच प्राइस ऑफ कैपिटल एंड प्राइस ऑफ लेबर की रेशियोज कैसे हैं। इसमें इस धारणा में हम साधनों की कीमत को नज़रअंदाज करते हैं और केवल साधनों की मात्राओं को दोनों देशों में उपलब्धता को मात्राओं में गिनते हैं। यहाँ पे भी हम दो देशों का उदाहरण लेंगे, कंट्री 1 तथा कंट्री 2। यदि हम ये मान के चलते हैं कि कंट्री 1 में पूंजी की प्राचुरता है, दैट इज द कंट्री 1 हैज अबंडेंस ऑफ कैपिटल यूनिट्स, और उसके अनुपात में या तुलना में श्रम की प्राचुरता कम है या श्रम की उपलब्धता कम है। सो वी टेक फॉर एग्जाम्पल अ कंट्री 1 in which there is abundance of capital, and in comparison to it the quantity of labor availability in that country will be less. ऐसी स्थिति में देश 1 के लिए QC1 by QL1 अधिक होगी देश 2 की तुलना में। So in this case the ratio of quantities of inputs, that is quantity of capital to quantity of labor, will be greater in country 1 as compared to country 2. तो पहले देश 1 में दोनों साधनों की जो अनुपात है, मात्राओं की अनुपात है, वो दूसरे देश की तुलना में अधिक पाया जाएगा। इसे हम निम्न चित्र द्वारा भी समझा सकते हैं। Let us now understand this very fact with the help of the example and the illustration. Here we will show that if country 1 is abundant in capital, according to this example that we have taken, it will imply that country 1 has a bias in favor of producing capital intensive goods. यदि हम ये मान के चलते हैं कि पहला देश में श्रम के तुलना में पूंजी की प्राचुरता अधिक है, तो ये भी मानना पड़ेगा कि देश ए या देश 1 पूंजी प्रधान वस्तुओं का उत्पादन करेगा और उसी पर ही उनकी झुकाव होगी, उसी उत्पादन पर ही उनका झुकाव, या आप कह सकते हैं उसी उत्पादन को वो अनुकूल भी मानेंगे। The nature of the production will be more capital intensive, so they will produce that product which is highly capital intensive product. तो ऐसी स्थिति में पहला देश जो है वो पूंजी प्रधान वस्तुओं के प्रति ही रुझाव या रुचि रखेगा और ऐसी सभी वस्तुओं को चुनाव करेगा जो कि पूंजी प्रधान वस्तु हो। हमारे इस उदाहरण में हमने दो वस्तुओं को लिया है, ए तथा बी। हम मान के चलते हैं कि ए वस्तु, गुड ए, कैपिटल इंटेंसिव वस्तु है यानी पूंजी प्रधान वस्तु है, और वस्तु बी श्रम प्रधान वस्तु है। सो गुड ए इज अ कैपिटल इंटेंसिव good, meaning that it will require more units of capital to produce it rather than labor units. And capital B, on the other hand, will be just the opposite. It is the labor intensive good which requires more of labor than capital for its production. So if both countries were to produce the goods in the same proportion, say along the line OR, they are supposed to produce. ये जो आप रेखा देख रही हैं OR, मान के चलते हैं कि दोनों देशों में दोनों वस्तुओं का
समान अनुपात में उत्पादन होगा। और कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि कंट्री वन जो है वो एस डैश बिंदु पर उत्पादन करेगा और कंट्री टू जो है वो एस बिंदु पर उत्पादन करेगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि दो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व्स हैं। देर आर टू प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व्स. So country one will be producing on S dash and country B will be producing on S. Now the slope of the country's production possibility curve at S dash is steeper than country two's production possibility curve at S. अगर आप S बिंदु पर स्लोप को देखते हैं पीपीसी का, तो वो ज़्यादा स्टीप है, ज़्यादा खड़ी हुई है। और एस बिंदु पर अगर आप स्लोप देखते हैं पीपीसी का, तो वो ज़्यादा लेटती हुई है या थोड़ी ढलान या उसकी थोड़ी जो स्लोप है वो कम दिखाई देगी आपको। अब समझते हैं कि इसका क्या मतलब है। व्हाट डज इट इम्प्लाई? सो इम्प्लाइज दैट गुड ए वुड बी चीपर इन कंट्री ए बिकॉज फॉर गुड ए it will require more of capital, and good B will be cheaper in country B. Now, why is this so? अब हम इस बिंदु पर एस डैश और एस बिंदु के पर पीपीसी के ढलान से हमें क्या प्राप्त होता है या ये क्या व्यक्त करता है कि कंट्री वन में गुड ए सस्ती होगी और कंट्री टू में गुड बी सस्ती होगी। यानी कंट्री गुड ए को अगर हम देखें तो वो कंट्री ए में सस्ती है, कंट्री वन में सस्ती है, कंट्री टू में महंगी है। गुड बी को लेके चले तो वो कंट्री टू में सस्ती है, कंट्री वन में महंगी है। जब दोनों वस्तुएं दोनों देशों में उत्पादन होता है, अर्थात कंट्री वन जो पूंजी प्रधान है वो पूंजी प्रधान वस्तु का ही उत्पादन करेगा और उसका निर्यात करेगा। सो प्रोडक्शन ऑफ द कैपिटल इंटेंसिव commodity will be done by country one, where there is abundance of capital inputs in comparison to the labor, and it will produce and sell good A. दूसरी ओर गुड बी जो है वस्तु बी श्रम प्रधान वस्तु होती है और गुड बी इस उदाहरण के बेसिस पर हम देख रहे हैं कि कंट्री टू इसे उत्पादन करेगा और निर्यात करेगा, क्योंकि कंट्री टू की जो पीपीसी पर उत्पादन की जो हम लोगों ने पॉइंट ली है दैट इज एस, इस पर जो टेंजेंट है पीपीसी का जो स्लोप है टेंजेंट से जो निकलता है वो काफ़ी लेटती हुई लाइन है या लेटती हुई रेखा है, जिसका अर्थ है कि ये श्रम प्रधान वस्तु का उत्पादन अधिक करेगा, क्योंकि इसके कंट्री में, इस देश में श्रम की प्राचुर्यता अधिक मिलेगी। सो वी कैन से दैट every country will produce and export that commodity which requires an input which requires an input or for which the input is available in greater quantities in that particular country. जिस देश में जो इनपुट अधिक मात्रा में पाई जाएगी उसी को प्रयोग करके उसी तरह की वस्तुएं उत्पादन की जाएगी। अर्थात अगर श्रम अधिक है तो श्रम प्रधान वस्तुएं उत्पादन की जाएगी, अगर पूंजी अधिक है तो पूंजी प्रधान वस्तुएं अधिक उत्पादन की जाएगी। दिस कम्स टू द एंड ऑफ दिस थ्योरी। आगे हम लोग क्लासिकल थ्योरी और मॉडर्न थ्योरी के बीच में कौन सा सर्वश्रेष्ठ थ्योरी है इस बारे में चर्चा करेंगे और हेक्स्चर-ओलिन थ्योरी की आलोचनाओं पर नज़र डालेंगे। सो वी विल discuss the superiority of Heckscher-Ohlin theory over the classical school of thought, and we will also do a critical appraisal of Heckscher-Ohlin theory.